नमस्ते मेरी सभी विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर जयश्री वाडेकर आप सबका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। इस कक्षा में आज हम देखने वाले हैं छायावाद। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। अब छायावाद का आरंभ जो है उसका समय जो है कार्यकाल जो है उसका सन 1920 से 1936 तक माना गया है। ये सर्वसम्मत है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। महादेवी वर्मा, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तीसरा है सुमित्रानंदन पंत और चौथा है जयशंकर प्रसाद। ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद के जो पहले स्तंभ जो है उनकी कुछ रचनाएं हैं, चुनिंदा रचनाएं हैं। निहार है, निर्जा है, रश्मि है, यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। दूसरे है सुमित्रानंदन पंत। इनके कुछ रचनाएं हैं, चुनिंदा रचनाएं, युगवाणी, बीना, गुंजन, युगांत, लोकयातन। तीसरा स्तंभ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो रचनाएं हैं अनामिका, कुकुरमत्ता, परिमल और गीतिका। चौथा स्तंभ जो है छायावाद का जयशंकर प्रसाद। इनकी कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामयानी, ये इनकी प्रमुख रचना है। अब पिछले कक्षा में हमने द्विवेदी युगीन का परिचय देखा है। द्विवेदी युगीन कालीन जो कवि थे मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे एवं जयशंकर प्रसाद की कविता में छायावाद का जन्म हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं में इसको गतिशील होकर ये आगे बढ़े और प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा की कविताओं में उसका पूर्ण विकास हुआ। किसका? छायावाद का। छायावाद का आरंभ कैसे हुआ, कब से हुआ, यह भी एक उलझा हुआ एवं विवादास्पद प्रश्न है। कोई भी वाद न तो अचानक किसी तिथि से आरंभ भी होता है, नहीं किसी निश्चित तिथि पर यह समाप्त हो जाता है। उसका विकास धीरे धीरे क्रमशः होता है और धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होता है। यही कारण आरंभ में आलोचकों ने छायावाद के आरंभ की तिथि को अलग अलग रूप में स्वीकार किया है। अब छायावाद आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। छायावाद को किसे स्वर्ण युग कहा गया है? छायावाद को। यह युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति था। यह युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति था, यानी कुछ नयापन था, जिसमें कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों दृष्टिकोण से उत्कर्ष का चरम दिखाई देता है। सन 1920 से सन 1936 तक के काव्य को छायावाद कहा जाता है। देखो, इसका कार्यकाल जो है 1920 से 1936 तक का, उसे छायावाद काव्य का कार्यकाल कहा जाता है। छायावाद का आरंभ मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंध एक श्रृंखला के रूप में छपवाए थे। किसने? मुकुटधर पांडे ने, जो छायावाद के संबंध में सर्वप्रथम लेख है। सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। सर्वप्रथम छायावाद का प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद को मिश्रिज्म के अर्थ के रूप में भी प्रयोग किया गया था। आरंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्य के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में इसे जो है सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। जयशंकर प्रसाद की
जो काव्य आंसू को छायावाद की पहली रचना माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की जो आंसू है ये छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की जो परिभाषा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में तो है, यही छायावाद है। ये किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र की ये परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है ही छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। छायावाद की जो काव्य की जो प्रवृत्तियां है उसमें पहली जो है व्यक्तिवाद की प्रधानता। देखो ये छायावाद क्रांति का युग माना गया है। व्यक्तिवाद की प्रधानता, छायावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता है। शायद आधुनिक युग की अनेक समस्याओं के कारण व्यक्तिवाद का जन्म हुआ है। छायावादी काव्य में किसी जाति महाजाति के सुख दुख की नहीं अपितु साधारण व्यक्ति के सुख दुख की बात है। कवि अपनी कविता की विषय वस्तु की खोज बाहर से नहीं अपितु अपने भीतर से करता है। इसीलिए छायावादी काव्य में कहीं कहीं अहम भावना ही आती है, परंतु यह अहम भावना असामाजिक नहीं है, इसमें सर्व मिला है। इस कविता में कवि का रोना या हंसना उसका व्यक्तिगत नहीं है, अपितु प्रत्येक संघर्षरत व्यक्ति का रोना या हंसना है। देखो ये पंक्तियां जो है, मैंने भी शैली अपनाई, देखा सब दुखी निज भाई। दूसरी जो विशेषता है उसकी प्रवृत्ति जो है छायावाद काव्य की मानवतावाद छायावाद का सबसे उज्जवल पक्ष मानवतावाद है। यह युग वास्तव में विश्व युद्ध और मानवतावाद का युग था। देखो 1914 में पहला युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध और मानवतावाद का यह युग था। युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर अनेक महापुरुष मानवतावाद का प्रचार कर रहे थे। प्रसाद की कामिनी और निराला की तुलसीदास की रचना मानवतावाद की भावना से ओतप्रोत रचनाएं हैं। छायावादी काव्य में राष्ट्रवाद की भावना भी संकीर्ण नहीं अपितु मानवतावादी है। यही कारण है कि छायावादी काव्य में मानव प्रेम, उदारता, करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना आदि के दर्शन होते हैं। सुमित्रानंदन पंत की बहुत सुंदर ऐसी पंक्ति है। उन्होंने पंत जी की जो मानव प्रेम के विषय में कहते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। तीसरी जो प्रवृत्तियां है छायावाद की, प्रकृति प्रेम में छायावाद के प्रकृति प्रेम की जो एक विशेषता है, वे प्रकृति के भीतर नारी का रूप देखते हैं। उसमें छवि भी किसी प्रेयसी के सौंदर्य वैभव का साक्षात्कार करते हैं। प्रकृति की चाल ढाल में किसी नव यौवन की चेष्टाओं का प्रतिबिंब देखते हैं। उसके पत्ते के मरमर में किसी बाला किशोरी की मधुर आलाप सुनते हैं। प्रकृति में चेतना का आरोपण सर्वप्रथम छायावादी कवियों ने किया है। जैसे देखो, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रहे, तारा घट उषा नागरी। ये जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां है। अब देखो छायावाद की जो चौथी प्रवृत्ति है, रहस्यवाद है। आध्यात्मिक प्रेम भावना या अलौकिक प्रेम भावना का जो स्वरूप अधिकांश महादेवी जी ने की कविताओं में मिलता है। आध्यात्मिक प्रेम भावना और अलौकिक प्रेम भावना का जो स्वरूप है, ये किन के कविता में मिलता है? ये महादेवी वर्मा के कविताओं में मिलता है। वे अपने को प्रेम के उस स्थान पर बताती है। कौन? महादेवी वर्मा जो है उस स्थान पर बताती है जहाँ प्रेमी और उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे कि तुम मुझ में प्रिय
फिर परिचय क्या? रहस्यवाद के अंतर्गत प्रेम के कई स्तर होते हैं। प्रथम स्तर है अलौकिक सत्ता के प्रति आकर्षण। द्वितीय स्तर है उस अलौकिक सत्ता के प्रति दृढ़ अनुराग। अब तृतीय स्तर है विरहानुभूति और चौथा स्तर है मिलन का मधुर आनंद। महादेवी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में आध्यात्मिक प्रेम का मार्मिक अंकन मिलता है इनकी रचनाओं में। किनके? महादेवी वर्मा के और सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाओं की रचनाओं में आध्यात्मिक प्रेम के एक मार्मिक अंकन मिलता है। यद्यपि छायावाद और रहस्यवाद में विषय की दृष्टि से अंतर है। जहाँ रहस्यवाद का विषय अलंबन अमृत निराकार ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है, वहाँ छायावाद का विषय लौकिक ही होता है। अब अगली जो प्रवृत्तियां है उसकी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण। छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इस युग में वीरों को उत्साहित करने वाली कविताएं भी लिखी है इन कवियों ने। छायावाद युगीन कवियों ने वीरों को उत्साहित करने वाली कविता भी लिखी है। देश के वीरों को संबोधित करते हुए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और एक पंक्ति है जिसमें राष्ट्रीय भावना जिसमें झलकती है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना जो है छायावादी की रचनाओं में दिखाई देती है। अगली जो प्रवृत्तियां है छायावादी की, वेदना और निराशा। छायावादी काव्य में वेदना और निराशा सर्वत्र अभिव्यक्त हुई है। कुछ आलोचक मानते हैं कि यह निराशा तत्कालीन वातावरण की देन है, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और आंदोलन असफल हो रहे थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ रहे थे वो असफल हो रहे थे। पूरी तरह जो है निराशा छाई हुई थी। दूसरा, छायावादी कवि मानते थे कि वेदना और निराशा से ही काव्य उपजता है। किससे काव्य उपजता है? वेदना और निराशा से। ये किसकी मान्यता थी? ये छायावादी कवियों की मान्यता थी। सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अगली जो प्रवृत्तियां है, नारी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी रूप रंग और उसके सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया है और नारी के प्रेम को अलौकिक माना है। किन्होंने? छायावादी कवियों ने। उन्होंने नारी को प्रेयसी के रूप में ग्रहण किया जो यौवन और हृदय की संपूर्ण भावनाओं से परिपूर्ण है, जिसमें धरती का सौंदर्य और स्वर्ग की काल्पनिक सुषमा समन्वित है। अतः इन कवियों ने प्रेयसी के कई चित्र अंकित किए हैं। कामियानी में जो जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के चित्रण में एक जादू भर दिया है। श्रद्धा जो है कामियानी का बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। अब ये देखो, कामायनी जो है ये श्रद्धा का दूसरा नाम है, जो काम की पुत्री थी, तो इसके वजह से उसे कामायनी के रूप से नाम से जाना जाता है। तो मनु और श्रद्धा के बीच का जो संवाद जो है बहुत ही सुंदर उसका वर्णन चित्रित किया है जयशंकर प्रसाद ने। और छायावादी कवियों ने नारी के
करुणा, दया, ममता आदि भावों का भी सुंदर चित्रण किया है। प्रसाद ने नारी विषय में लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अगली जो प्रवृत्तियां है, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद छायावादी काव्य में विषयगत विविधता है। देखो, इसमें विषय अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी विविधता इसमें दिखाई देती है। सौंदर्य वर्णन, प्रेम चित्रण, प्रकृति वर्णन, राष्ट्र प्रेम, रहस्यवाद, वेदना, निराशा, उत्साह आदि सभी विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। स्वच्छंदतावाद की यह प्रवृत्ति देशगत, कालगत रूढ़ियों के विरुद्ध हमेशा रहती है। जहाँ कहीं भी बंधन है, समाज, राज्य, कविता और जीवन तमाम स्तरों पर इन रूढ़ियों का स्वच्छंदतावादी कवि विरोध करता है। अंग्रेजी साहित्य स्वच्छंदतावादी काव्य से पहले कठोर अनुशासन था और उसका रूप धार्मिक, नैतिक और काव्य शास्त्रीय भी था। अंततः अंग्रेजी कवियों ने इन बंधनों को तिरस्कार किया, लेकिन छायावादी कवियों से पूर्व द्विवेदी युग में नैतिक दृष्टि की प्रधानता मिलती है और छायावादी में उसका विरोध भी दिखाई देता है। छायावादी प्रवृत्ति स्वच्छंद प्रणय की नहीं किंतु पुनरुत्थानवादी ज्यादा थी, क्योंकि रीतिकालीन श्रृंगार चित्रण का उस पर प्रभाव है। जहाँ दार्शनिक सिद्धांतों का संबंध है, छायावादी काव्य में सर्ववाद, कर्मवाद, वेदांत, शैव दर्शन, अद्वैतवाद आदि पुराने सिद्धांतों की अभिव्यक्ति मिलती है। किसमें? छायावादी काव्य में। अगली जो प्रवृत्ति है, कला पक्ष। कला पक्ष के दृष्टिकोण से भी छायावादी काव्य उतना ही उत्कृष्ट है जितना भाव पक्ष के दृष्टिकोण से है। छायावादी काव्य खड़ी बोली हिंदी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इन कवियों की भाषा चित्रात्मक है। कौन सी कवियों की भाषा? छायावादी कवियों की भाषा जो है चित्रात्मक है। इन कवियों ने कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग किया है। वह सांस्कृतिक निष्ठ भाषा पर बल दिया है। छंदों के दृष्टिकोण से छायावादी कवियों ने परंपराओं को तोड़ा है। किन्होंने? छायावादी कवियों ने परंपरा को तोड़ा है। निराला ने काव्य सूर्यकांत त्रिपाठी की जो निराला के काव्य में मुक्त छंद की उन्होंने नींव रखी। फिर भी गयता इन कवियों की कविता की प्रमुख विशेषता रही है। गयता इन कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। रहस्यवादी भावना के कारण इन कवियों की कविता में प्रतीकात्मकता का सांकेतिकता भी मिलती है। इन कवियों ने शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है इनकी रचनाओं में। शैलीगत प्रवृत्तियाँ जो है छायावादी काव्य की जो प्रवृत्तियाँ जो है शैलीगत प्रवृत्तियाँ, अब इसमें जो रचनाएं लिखी गई है, कौन सी शैली? मुक्त गीति शैली के सभी तत्व है। वैयक्तिकता, भावनात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता छायावादी कवियों के काव्य में मिलते हैं। प्रतीकात्मकता, प्राचीन एवं नवीन अलंकार का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, विरोधाभास, विशेषण, विपर्य इस प्रकार का प्रयोग दिखाई देता है। कोमल कांत संस्कृत में छायावादी शब्दावली की अभिव्यंजना पद्धति नवीन और ताज़ा है। कौन सी? कोमल कांत संस्कृत में। द्विवेदीयुगीन खड़ी बोली में स्थूलता, वर्णनात्मकता अधिक है, परंतु छायावादी काव्य में सूक्ष्मता के निरूपण के कारण उपचारक्रता और मानवीकरण की विशेषता दिखाई देती है।
इस प्रकार जो है छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग था। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी का चरम उत्कर्ष प्रदान किया। हिंदी कविता को नई प्रतिष्ठा इस काव्य के माध्यम से मिली। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों ने इस काल में हिंदी कविता को नए आयाम प्रदान किए। इस काल की कविता को पढ़कर पहली बार लोगों ने मना कि खड़ी बोली का माधुर्य ब्रज या अवधि से कम नहीं है। ये सभी ने जान लिया। जो पहली जो रचना लिखी गई थी, जो काव्य लिखा गया था आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में हम देखते हैं, यहाँ तक भारतेंदु युग में भी देखते हैं, तो ये खड़ी बोली जो है उसका माधुर्य ब्रज या अवधि से कम नहीं, ये जान लिया। आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामयानी इस काल की देन है। किस काल की देन है? छायावादी काल की देन है। इस प्रकार हमने इस कक्षा में छायावाद का परिचय देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।